नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ या राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में आज तक हमने जो वर्णन किया वो दो प्रकार से वर्णन किया। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में एक तो हमने किया सामान्यकालीन शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ। दूसरा हमने किया आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों को भी हमने तीन रूपों में बांटा। एक तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल। ये भारतीय अनुच्छेद की धारा 352 में किया। ये हम ग्रुप में पढ़ चुके हैं। दूसरा था राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल। ये था अनुच्छेद 356। तीसरा था वित्तीय आपातकाल। ये है अनुच्छेद 360। इसका हमने पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आज हमें करना है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और वित्तीय आपातकाल। हम बात करते हैं राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उत्पन्न संकटकालीन प्रावधान। संविधान के द्वारा हमारी संघीय सरकार या संघीय कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह देखे कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित है या नहीं। अगर संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित नहीं है तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार के समाधान हो जाए, किसी प्रकार से जानकारी हो जाए कि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार के संकट काल की घोषणा संसद द्वारा एक बार में 6 माह के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व राज्यों में इस प्रकार का आपातकाल था। वो 3 वर्ष तक की थी, लेकिन इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक वर्ष की अवधि और इसे अधिक समय रखने के प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने पर अनुच्छेद 352 के तहत संकट काल लागू हो। चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियां राज्य द्वारा तभी घोषित की जा सकती है जब कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग
केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल से किसी अधिकारी को शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। इस घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में ले देता है। जब लोकसभा की बैठकें नहीं होती है उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि के व्यय का आदेश दे सकता है। उसके द्वारा आदेश भी जारी किया जा सकता है। संकट काल की अवधि में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, कोई भी संकट काल है उसमें भारतीय नागरिकों पर जो प्रभाव पड़ना है, हमें संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए हुए मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं या उन पर रोक लगा दी जाती है। और यहाँ तक जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उनको भी स्थगित किया जा सकता है। अब तक 130 बार पूरे देश में राज्यों का अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू किया जा चुका है। पिछले वर्षों में पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अब तक ये अनुच्छेद इस अनुच्छेद के तहत 4 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में जब देश के पास लेने की वस्तुएं ज़्यादा है, वस्तुएं हैं, मुद्रा नहीं है, मुद्रे हैं, वस्तुएं नहीं है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद अनुसार राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और भारत का वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख को खतरा है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा वही समय अवधि रहेगी जो प्रथम संकट में की गई है, अनुच्छेद 352 और 360 में की गई है। इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आर्थिक दृष्टिकोण के किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ और राज्य सरकार के वेतन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है, उसमें कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति को राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्तीय विधेयक राज्य सरकारें जो कार्य करती हैं उसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाए। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी के शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के बीच धन के बंटवारे में आप आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। देश की वित्तीय संकट लागू होने के अवसर पर अब तक अनुच्छेद 360 के तहत एक बार भी आपातकाल लागू नहीं किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। इसमें नंबर 1 जो हमारा आता है, नंबर ए हमारा आता है, वो आता है इसकी आलोचना। राष्ट्रपति को जो संकट काल की शक्तियाँ दी गई है उनकी आलोचना किस प्रकार की गई है, आलोचनाएं क्या क्या की गई है। नंबर 1 है राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। आलोचना यह कहती है, आलोचना करने वाले विचारक यह कहते हैं कि संकटकालीन शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति देश का वास्तविक शासक बन सकता है, वास्तविक कार्य करने वाला बन सकता है। आलोचकों के अनुसार संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल से परामर्श लेकर इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। आलोचकों के अनुसार संकट की स्थिति एक माह तक लागू किया जा सकता है। संकट की स्थिति 1 माह तक लागू किया जा सकता है। ये एक निर्णायक स्थिति है। राष्ट्रपति बिना पूछे 1 माह तक संकट काल लागू कर सकता है और इस 1 माह के दौरान राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त करके लोकसभा को भंग करके 5-7 माह तक मनमाना शासन कर
सकता है और इन 5-7 माह में महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति मजबूत बन सकता है, देश का शासक बन सकता है। नंबर 2, संघात्मक रूप का अंत। संघात्मक इन शक्तियों यानी आपातकालीन शक्तियों का सबसे बड़ी आलोचना ये है कि जो भारतीय संविधान द्वारा संस्थात्मक संघात्मक शासन की बात की गई है, उस संघात्मक शासन का अंत किया जा सकता है। संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन की रूपरेखा की गई है। संविधान में संकटकालीन अवलोकन संघात्मक शासन का आधारभूत स्वरूप है। उस आधारभूत स्वरूप को समाप्त किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त हो जाती है। युद्धकालीन अथवा वित्तीय संकटों में राज्य सरकार पर पूर्णतः केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार एक एजेंट की भांति हो जाता है, जिसके समस्त कार्य संघीय सरकार के आदेश पालन पर हो सकता है। तीसरा है राज्यों में विरोधी दलों का सरकारों का दमन। राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन संभव। राज्य में विरोधी दलों की सरकारों का दमन संभव। अब देखिए, संघ में या केंद्र पर सरकार दूसरी है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक विफलता के नाम पर अनुच्छेद 370 राज्यों की संवैधानिक विफलता के नाम पर संकट काल की घोषणा की जा सकती है। उसके संबंध में प्रारंभ में यह भी प्रकट किया गया है कि केंद्र का शासन राष्ट्रपति के माध्यम से दूसरे राज्यों में विरोधी दलों की सरकार का दमन कर सकता है। अब तक इस शक्ति का प्रयोग जिस रूप में प्रयोग में किया जाता है, उससे इस प्रकार के भय की पुष्टि होती है। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जब सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ तत्कालीन सरकार ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी, या अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया गया था। नंबर 4, वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता संपन्न हो जाएगी। जैसा कि हमने वित्तीय संकट में पढ़ा कि आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है, यहाँ तक कि संचित निधि का पैसा भी अपने हाथ में ले सकता है। तो संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है। इस प्रकार राज्य की वित्तीय स्थिति का समाप्त हो जाएगा। नंबर 5, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएगा। मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएगी। अर्थहीन हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है, और राष्ट्रपति काल में या संकट काल में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के 19 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रताएं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। तो दो अधिकार तो ऐसे हैं
जो मौलिक अधिकारों के लिए आवश्यक है। जब वो दो अधिकार नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संकटहीन उपबंधों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उपबंध संविधान द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि किन्हीं भी देशों में संविधान द्वारा कार्यपालिकाओं को नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के इतने अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं जितने भारतीय संविधान द्वारा किए गए। संविधान द्वारा अनेक प्रमुख संकटों सदस्यों ने संकट के समय मूल अधिकारों को समाप्त करने के लिए प्रजातंत्र को घातक बताया था। ये तो थी संकटकालीन शक्तियों की आलोचना। संकटकालीन शक्तियों की आलोचना। फिर है पक्ष में तर्क। है पक्ष में तर्क यानी विपक्ष और पक्ष आलोचना मतलब विपक्ष। संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन पहले हमने आलोचनाएं की, अब पक्ष में तर्क या विशेषताओं की बात भी कर सकते हैं। अब पक्ष में जो तर्क कहते हैं, चाहे कितनी भी आलोचनाएं की गई है, कितनी भी आलोचनाएं की गई है, लेकिन उनके साथ यह भी कहा जा सकता है ये आलोचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। इन शक्तियों के व्यवहार के रूप में पक्ष की व्यवहारिकता के पक्ष निम्नानुसार दिए गए हैं। नंबर 1, संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों की। संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों के लिए संविधान विधा यह कहते हैं, चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, परंतु इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। सही में तो यही है कि संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों के लिए है, संविधान द्वारा सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है। यह बात निर्विवाद है कि संकट काल में व्यक्ति पूर्ण राजभक्ति की जो अधिकारिणी है वो केंद्रीय सरकारें हो सकती है, राज्य सरकारें नहीं। इसलिए संकट काल में संघात्मक व्यवस्था को समाप्त नहीं करने और वहाँ केवल सीमित करते हैं और संकट काल समाप्त होने के बाद पुनः संघात्मक व्यवस्थाओं के सामान्य स्थिति प्राप्त हो सकती है। नंबर 2, राष्ट्रपति तानाशाह है नहीं बन सकता। आलोचकों ने जो आलोचनाएं की है उनमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। यह तो वो बात है, सिर्फ बाल की खाल निकालने वाली बात है। ऐसी बात कोई भारतीय राष्ट्रपति सोच ही नहीं सकता कि वो अधिनायक बन सकता है। इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट इन आधारों पर यानी संकटकालीन आधारों पर अधिनायक बनने में राष्ट्रपति को सफल नहीं होने देते। नंबर 4, संकटकाल में नागरिकों से देश महत्वपूर्ण। आलोचकों ने यह आलोचनाएं की है कि इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है जिनके आधार पर हम यह कह सकें कि देश के मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जबकि संकटकालीन स्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम मौलिक अधिकारों की बात ही नहीं कर सकते। सिर्फ हमें उसमें देश की सुरक्षा की बात होती है, सिर्फ हम देश की बात कर सकते हैं। इसका चौथा है सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति में क्या होगा। सशस्त्र विद्रोह है
या वित्तीय संकट की स्थिति भी व्यापक या वित्तीय संकट की स्थिति भी व्यापक है। अब देखिए इसके पक्ष में यह काल तर्क है कि हम इस आधार पर ये सोच लें, हम इस आधार पर यह बात कह लें कि राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों का खत्म हो जाएगा, वित्तीय अधिकार समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन सभी स्थितियों से सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय संकट देश के लिए घातक है। तो इस बार एक बार हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों का हम दो रूप में करते हैं, सामान्य काल और आपातकाल। सामान्य काल हमने में कर दिया, आपातकाल का अनुच्छेद 352 पहले वाले वीडियो में कर दिया। अनुच्छेद 2 था हमारा संविधान अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल का प्रावधान, और जब देश में वित्तीय संकट आ जाए तो अनुच्छेद 360 और संकटकालीन मूल्यांकन के लिए हम पक्ष और विपक्ष दोनों विकल्पों की बात करते हैं। विपक्ष में राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, संघात्मक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है, राज्यों में विरोधी सरकार का गठन संभव है, राज्यों में विरोधी सरकार गठन संभव है, वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। पक्ष में तर्क है संकटकालीन विशेष परिस्थितियों के लिए है, राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता